सप्तम भाव साझेदारी और दाम्पत्य के भाव में यदि केतु देवता स्थित हो तो दाम्पत्य के लिए कोई अच्छा संकेत ये नहीं होता है। यदि बिना जन्मपत्री मिलान के ऐसे जातकों की शादी कर दी जाए तो इनका अपने पार्टनर से वैचारिक युद्ध ताउम्र ता जिंदगी चलता रहता है। ये सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज के मान सम्मान के, अपनी छवि के खो देने के डर के लिए ही रिश्ते को निभाते चले जाते हैं। इनका रिश्ता केवल दिखावा मात्र बचता है। यदि मामला बिगड़ जाए तो ससुराल पक्ष से इनको ब्लैकमेल भी होना पड़ जाता है। आइए चलते हैं सप्तम भाव में स्थित केतु के सभी फलों पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। विस्तृत फलों को जानते हैं कि सप्तम भाव में स्थित केतु हमें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या परिणाम देना चाह रहे हैं। सप्तम भाव में स्थित केतु का विश्लेषण करते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक संबंध और व्यापारिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं केतु एक छाया ग्रह है जो सांसारिक मोह से विरक्ति, आध्यात्मिक झुकाव, भ्रम, रहस्य, अलगाव और पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी रहस्यमयी मिलता है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी बनी रह सकती है। विवाह में देरी या बाधा होने की प्रबल संभावना है। जीवन साथी रहस्यमयी, अंतर्मुखी या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में असंतोष, मानसिक दूरी या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी अचानक विवाह विच्छेद या तलाक का योग भी बन सकता है। विशेष स्थिति तब बनेगी जब सप्तम स्थान का स्वामी यानी सप्तमेश पीड़ित हो और शुक्र भी पीड़ित हो। अकेला केतु तलाक नहीं कराता है। सप्तमेश की स्थिति और शुक्र की स्थिति यदि बिगड़ेगी तो ही तलाक की नौबत आएगी। पति पत्नी के बीच संवाद की कमी हमेशा देखी जाती है। सप्तम भाव में स्थित केतु के जीवन साथी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जीवन साथी गूढ़ प्रकृति वाला, रहस्यमयी स्वभाव या आध्यात्मिक झुकाव का हो सकता है। विदेशी, विभिन्न संस्कृति या पृष्ठभूमि से हो सकता है। बहुत अधिक कल्पनाशील या आत्म केंद्रित भी हो सकता है। व्यर्थ की कल्पनाएं ऐसे जातक का जीवन साथी निरंतर करता रहता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य की परेशानियां आनी अवश्यंभावी हैं, आती ही हैं। जातक को विवाह से जुड़ी अपेक्षाओं में भ्रम हो सकता है। मानसिक रूप से ऐसा जातक अकेलापन महसूस कर सकता है, भले ही वैवाहिक जीवन में हो। केतु की महादशा में ये परिणाम ज़्यादा और आशातीत मात्रा में देखने में मिलते हैं। संबंधों को लेकर संशय, भय या असुरक्षा की भावना हो सकती है। साझेदारी में धोखा, पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा, भ्रम या गलतफहमी की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हैं। व्यापारिक संबंध लंबे समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। साझेदारी से हानि या विश्वासघात या धोखे का योग बढ़ने की प्रबल संभावना होती है। यदि केतु शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो साझेदारी से जुड़े कार्यों में रहस्यमय या तकनीकी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है, यथा IIT रिसर्च, आध्यात्मिक परामर्श आदि। सकारात्मक पक्ष, यदि केतु शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे जातक के जीवन साथी की रुचि तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक साधनाओं में होती है। जीवन साथी के माध्यम से, शब्दों पर विशेष ध्यान दें, जीवन साथी के माध्यम से ऐसे जातक को आत्मबोध या आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भौतिक सुखों की बजाय
यदि केतु शुभ है तो परिणाम बताया जा रहा है ये वैवाहिक जीवन में भौतिक सुखों की बजाय आत्मिक संबंध की अनुभूति ज़्यादा होती है। एकांत प्रियता या संयम पूर्ण दाम्पत्य जीवन यदि केतु सप्तम भाव में शुभ होकर स्थित हो तो देते हैं। यदि शनि या मंगल से प्रभावित हो जाए तो प्रभाव और भी तीव्र और घातक हो सकते हैं। केतु की दशा अंतदशा में दाम्पत्य जीवन में विशेष घटनाएं घटती हैं। विशेष घटनाओं के लिए सप्तम भाव के स्वामी उस सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह शुक्र की स्थिति, यदि पुरुष है तो स्त्री है तो गुरु की स्थिति देखी जानी अति आवश्यक है। नवमांस कुंडली का विश्लेषण भी दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए किया जाना अति आवश्यक है। सप्तम भाव में केतु को समझना वैसा ही है जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधे संबंधों को जानने की कोशिश करना। अदृश्य धागे से बंधे संबंधों को जानने की कोशिश करना, जहाँ साथ तो होता है लेकिन अनुभूति रहस्य से घिरी हुई होती है। मैं आपको इसके सबसे गूढ़, गंभीर और श्रेष्ठ स्तर के फलों को भी विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिन्हें जानने के बाद इस योग की गहराई को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। सप्तम भाव में यदि केतु है तो अदृश्य बंधन और पूर्व जन्म का संबंध होता है। ऐसा जातक जीवन में ऐसा जीवन साथी पाता है जिससे पूर्व जन्म का कोई गहरा ऋणानुबंध हो, कोई पूर्व जन्म का लेन देन बाकी हो। विवाह केवल इस जन्म की कहानी नहीं होती बल्कि आत्मा की पुरानी यात्रा का एक पड़ाव मात्र होता है। जीवन साथी से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से जानते हो फिर भी एक गहरी दूरी बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में वैराग्य का योग, दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी मानसिक रूप से अकेलापन अनुभव होता है। जैसे विवाह संसार में है पर आत्मा कहीं और है। संसार की सामान्य वैवाहिक अपेक्षाएं इस योग में टूट जाती हैं और जातक को किसी उच्च उद्देश्य की खोज सताने लगती है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। गुप्त विवाहित जीवन या गुप्त संबंध, कुछ कुंडलियों में यह योग विवाह को छुपा देने या संबंधों को गोपनीय रखने का कारण भी बनता है। यह योग कभी कभी गुप्त प्रेम या गुप्त विवाह का संकेत भी देता है, जहां समाज जान नहीं पाता लेकिन संबंध आत्मिक स्तर पर बंधे रहते हैं। आत्म उन्नति का मार्ग विवाह से होकर भी जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। यदि केतु शुभ ग्रहों के साथ है और पूरी कुंडली का विश्लेषण का निष्कर्ष आध्यात्मिक है तो जातक को जीवन साथी के माध्यम से मुक्ति या आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला अनुभव प्राप्त होता है। यह योग तब परम फलदायक होता है जब जातक सांसारिक अपेक्षाएं छोड़कर विवाह को तप और त्याग की दृष्टि से देखता है। पुनः सुनिए, यह योग तब परम फलदायक होता है जब जातक सांसारिक अपेक्षाएं छोड़कर विवाह को तप, त्याग और तपस्या की दृष्टि से देखता है। गूढ़ प्रेम, यदि केतु शुभ होता है तो शब्द नहीं केवल आत्मा का संवाद होता है, केवल आत्मा बोलती है। यह योग कभी कभार शुभ अवस्था में ऐसा गूढ़ प्रेम देता है जहां दोनों व्यक्तियों के बीच कोई भौतिक या सामाजिक संबंध न होकर भी आत्मिक संपर्क बना रहता है। यह ऐसा प्रेम होता है जिसमें न तो अपेक्षा होती है न ही अधिकार, केवल मौन बंधन और अनुभूति होती है। कई बार जीवन साथी या दाम्पत्य अनुभव ही इतना गहन और पीड़ादायक होता है कि जातक संसार से मोह भंग कर बैठता है। यही केतु ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि सप्तम में केतु अच्छी स्थिति में है, विशेष शुभ स्थिति में है, शुभ दृष्टियों से दृष्ट है तो जातक की कुंडली में जीवन साथी गुरु रूप में आता है। मैंने ऐसी जन्म पत्रियां देखी हैं। ये मेरी जन्म पत्रियों
के विश्लेषण का अनुभव ही बोल रहा हूँ, किसी शास्त्र में मिलना संभव नहीं है। जीवन साथी द्वारा जीवन के गूढ़ रहस्य खुलते हैं, आत्मा जागृत होती है और संसार के मोह से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। ये किस किस स्थिति में होता है वो मैंने स्पष्ट बताया है। कभी हर स्थिति में आप मान लें कि ये रहस्य खुलने का समय है, ऐसा नहीं है। पूरी वीडियो के हर शब्द को बड़े ध्यान से सुने। केतु का उच्चतम उद्देश्य विवाह को योग बना देना है। केतु का कार्य केवल बंधन को तोड़ना नहीं, बल्कि बंधनों के पार जाकर बंधन मुक्त कर देना होता है। सप्तम भाव में स्थित केतु जब अपना श्रेष्ठतम रूप दिखाता है तो जातक के जीवन में विवाह केवल संबंध नहीं रहता, वह साधना भी बन सकता है। सप्तम भाव में स्थित केतु की स्थिति जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में भ्रम, दूरी, असंतोष या पूर्व जन्म के बंधनों का संकेत अवश्य देती है। इसके नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और श्रेष्ठ रूपांतरण करने के लिए उपायों का करना नितांत अति आवश्यक होता है। सप्तम भाव के केतु के लिए जो जनरली श्रेष्ठ उपाय हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला, आध्यात्मिक पथ पर चले। केतु मूलतः मुक्तिदायक ग्रह है। यदि इसे शांत करना है तो अपने गुरु की सेवा, ज्ञान मार्ग और आध्यात्मिकता को अपनाना ही श्रेष्ठतम उपाय है। सप्ताह में एक दिन ऐसा जातक मौन साधना अवश्य करे। एक दिन न कर पाए तो जितने घंटे संभव हो 15-12 घंटे सप्ताह में 1, 2, 3 बार मौन साधना अवश्य करे। नित्य ध्यान अवश्य करे। भगवान गणपति की उपासना और आराधना प्रत्येक स्थिति के केतु में श्रेष्ठ लाभ देती है। सप्तम भाव में केतु है तो मौन धारण करना मैंने आपको बताया है। केतु विघ्नों और भ्रमों का कारण बनते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का नित्य जाप करें। ये प्रत्येक केतु किसी भी भाव में स्थित, किसी भी राशि में स्थित केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नाग पंचमी को नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनाकर जल में विसर्जित कर देना भी इस केतु के प्रकोप को कम करता है। ऐसे केतु की स्थिति में तामसिक आहार विहार जैसे मांस, मदिरा, द्वेष, वाद विवाद से अवश्य बचना चाहिए। ओम केम केतवे नमः मंत्र का प्रतिदिन या मंगल शनिवार को जाप करना चाहिए। शुक्रवार को कभी साल में एक आध बार सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। चांदी यदि ऐसी स्थिति में धारण करें तो किसी विशेष ज्योतिषी से सलाह लेकर करें। साल में एक बार या 2 बार 7 कन्याओं को भोजन कराएं और कन्याओं के चरण स्पर्श करके कन्याओं का आशीर्वाद लें। शनिवार को जल में तिल और गुड़ मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करते रहें या पीपल की जड़ में डालें। यह उपाय राहु और केतु दोनों की पीड़ाओं में लाभ देता है। जीवन साथी के साथ मौन सेवा और तीर्थ यात्रा अवश्य करें जब भी संभव हो। यदि संभव हो तो जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर सेवा कार्य यथा भोजन वितरण, सफाई आदि करते रहें। यह उपाय केतु के तीव्र फलों में कमी लाता है और केतु के वैराग्य को मधुर बंधन में बंधने को परिवर्तित करने को विवश करता है। केतु दोष निवारण हेतु केतु स्तोत्र या केतु कवच का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को आप ये कर सकते हैं। यह पाठ केतु की उग्रता को शांत करते हैं। यदि केतु की महादशा अंतर्दशा चली हुई है, सप्तम भाव में केतु है, तो केतु स्तोत्र और केतु कवच का पाठ आपको लाभ देगा। यह पाठ आंतरिक संतुलन भी देता है। अन्न का दान भी इस केतु की स्थिति में
श्रेष्ठ लाभ देता है। पशु पक्षियों को भोजन कराया जाना भी इस स्थिति में लाभ देता है। जीव की सेवा हर स्थिति में लाभ देती है। काले कुत्ते, काला चूहा मिल जाए, वैसे तो मिलना संभव नहीं है, या कौवे को रोटी और चावल खिलाना सप्तम भाव में स्थित केतु के तीव्र फलों में कमी करता है। यह विशेष उपाय संबंधों में कटुता को शांत करता है। सभी केतुओं की स्थिति में दो बात विशेष नोट कर लें। एक तो जिस भाव में केतु स्थित है उस भाव के फलों योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। जगह जगह पर उन योजनाओं, फलों या अपने संबंधों का विवरण वाचन कभी न करें। दूसरा, जब भी केतु की महादशा लग जाए, काले और सफेद तिल निश्चित बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करते रहें। जब भी केतु की महादशा आपको पीड़ा दे, यदि केतु इस स्थिति में है तो केसर या हल्दी का तिलक भी आपको लाभ दे सकता है। केतु के तीव्र फलों को देवगुरु बृहस्पति के उपाय द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपके कोई गुरु बनाए हुए हैं, कोई गुरु है और गुरु श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक है, तो उनकी सलाह भी इस स्थिति में लाभ देती है। मैंने बड़ा विस्तृत विश्लेषण केतु का किया है। आशा है आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कमेंट यदि आप करने की इच्छा रखते हो तो अवश्य कर दें, नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती।